तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इनफैलिबल। दोस्तों इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक या फिर त्रुटिहीन, यानी कि इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी गलती ना करे या फिर जिसका फैसला हमेशा सही हो। ये जो वर्ड है वो तब यूज होता है जब कोई पर्सन या फिर कोई सिस्टम पर इतना ट्रस्ट हो कि लोग मानते हैं कि वो कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी इंसान कंप्लीटली इनफैलिबल नहीं होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हर किसी में जो है वो कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी भी गलती ना करे। इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ही थिंक्स ही इज इनफैलिबल, मतलब कि वो समझता है कि वो कभी भी गलती नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल है नो मशीन इज इनफैलिबल, मतलब कि कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी उसमें होती ही है। या फिर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है पीपल बिलीव द लीडर वॉज इनफैलिबल, मतलब कि लोग मानते थे कि लीडर का जो हर डिसीजन है, हर फैसला जो है वो हमेशा सही होता है। लेकिन हमेशा जो है वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ इनफैलिबल नहीं होती है। लेकिन इनफैलिबल का मतलब होता है जो गलती से फ्री हो या फिर जिसे लोग परफेक्ट माने, तो उसे हम कहते हैं इनफैलिबल। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम हमारे पास है फॉल्टलेस, इनअरिंग या फिर फ्लॉलेस। दोस्तों फॉल्टलेस का मतलब होता है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, जिसमें कोई भी गलती नहीं होती है, जिसमें कोई भी कमी नहीं होती है। अनएयरिंग का मतलब होता है जो मतलब कि त्रुटिहीन है, यानी कि जिसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है या फिर जो ठीक है बिल्कुल, उसे हम अनएयरिंग कहते हैं। या फिर फ्लॉलेस का मतलब होता है बेदाग, दोष रहित, त्रुटि रहित या फिर निष्कलंक, जिसे हम कह सकते हैं जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई दाग नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम फ्लॉलेस कहते हैं। अब अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है फैलिबल, इम्परफेक्ट या फिर एरोनियस। दोस्तों फैलिबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने इनफैलिबल पढ़ा है जिसमें अचूक होता है, यानी कि जिसमें कोई गलती नहीं होती, वैसे अपोजिट होता है फैलिबल, यानी कि जिसमें गलतियां होती है, यानी कि जिसमें मिस्टेक्स होती है, जिसमें दाग होते हैं, जिसमें कलंक होता है, जिसमें दोष होता है, उसे हम फैलिबल कह सकते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब है जो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, जो मतलब कि जो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है या फिर परफेक्ट नहीं है, तो उसे हम इम्परफेक्ट कहते हैं। और एरोनियस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे एरर होते हैं, जिसमें बहुत सारी गलतियां होती है, जो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, यानी कि त्रुटि होती है, चूक होती है, तो उसे हम कहते हैं एरोनियस। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है नो ह्यूमन बीइंग इज इनफैलिबल बट वी कैन ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, नो ह्यूमन बीइंग इज इनफैलिबल, मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है जो अचूक हो, यानी कि जिससे कभी गलती ना हो या फिर जिसका डिसीजन हमेशा सही रहे। लेकिन आगे बताया गया है बट वी कैन ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव, लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल सेंटेंस में क्या बताया गया है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो कभी गलती ना करे, लेकिन इसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि इनफैलिबल यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज करना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सेकेंड वर्ड आता है मर्क्यूरियल। दोस्तों मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल या फिर अस्थिर स्वभाव वाला, यानी कि मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसका मूड या फिर जिसका बिहेवियर जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। ऐसा पर्सन कभी बहुत ही हैप्पी होता है, कभी सडनली एकदम से एंग्री हो जाता है या फिर कभी कभी अपसेट भी हो सकता है। मतलब कि जो इंसान इमोशंस के मामले में, बिहेवियर के मामले में स्टेबल नहीं है, चेंजेबल नेचर का होता है, तो उसे हम मर्क्यूरियल कहेंगे। यानी कि जिसका जो नेचर है आप वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कब कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मर्क्यूरियल हम उसे कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मर्क्यूरियल का मतलब होता है मूड या फिर नेचर जो क्विकली चेंज हो जाए।
उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ही हैज़ अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, मतलब कि उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो मूड है वो कभी भी बदल सकता है। कभी वो हैप्पी हो सकता है, कभी वो सैड हो सकता है, कभी उसे गुस्सा भी आ सकता है, कभी वो इरिटेट भी हो सकता है। मतलब कि आप बता नहीं सकते हो कि वो कब किस मूड में रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ही हैज़ अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। या फिर हम कह सकते हैं हर मर्क्यूरियल रिएक्शंस कंफ्यूज पीपल, यानी कि मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो बार बार जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि कभी तो वो काम थी, कभी वो एकदम सडन हो जाती थी, मतलब कि बहुत ही अग्रेसिव हो जाती थी। तो उसका जो रिएक्शंस है वो कैसे थे, तो उसके रिएक्शंस मर्क्यूरियल थे, यानी कि चेंजेबल थे, बार बार बदल रहे थे। या फिर हम कह सकते हैं द वेदर इज मर्क्यूरियल, मतलब कि वेदर कभी सनी है, कभी रेनी है, कभी ठंड लग रही है। तो इस तरीके के जो वेदर में मतलब कि चेंजेस आते हैं तो वो भी क्या होता है, तो मर्क्यूरियल है, यानी कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, तो मर्क्यूरियल है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि मर्क्यूरियल का मतलब होता है जल्दी चेंज होने वाला, स्पेशली मूड या फिर बिहेवियर के सेंस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वॉलेटाइल, फिकल या फिर टेम्परामेंटल। दोस्तों वॉलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तनशील होता है, यानी कि बदलने के योग्य होता है, यानी कि जो बदल सकता है, तो ऐसी चीज़ों को हम वॉलेटाइल कह सकते हैं। फिकल का मतलब होता है चंचल, यानी कि जो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, यानी कि जो कभी इधर भागता है उधर भागता है, ऐसी चीज़ जो होती है जो चंचल होती है बहुत ही, तो उसे हम फिकल कह सकते हैं। या फिर टेम्परामेंटल का मतलब होता है जो चीज़ तेज मिजाज वाली होती है, यानी कि जिसका जो नेचर है वो कैसा होता है, तो बहुत ही तेज होता है, यानी कि जो मतलब कि एक जगह पर टिक नहीं सकती, जो स्टेबल नहीं रह सकती। तो ऐसी चीज़ों को हम वॉलेटाइल भी कह सकते हैं, फिकल भी कह सकते हैं, या फिर टेम्परामेंटल भी कह सकते हैं। अब दोस्तों वहीं अगर बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है स्टेबल, कंसिस्टेंट या फिर स्टेडी। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है, स्टेबल का मतलब होता है एक जगह पर रहने वाली कोई चीज़ जो स्थिर है, जो एक जगह पर टिकी हुई है, तो उसे हम स्टेबल कह सकते हैं। कंसिस्टेंट मतलब कि जो अपने मतलब कि नियमित है, जिसे हम कह सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नियमित होना एक तरीके से, तो वो कंसिस्टेंट हो गया। और स्टेडी का भी मतलब यही होता है जो स्थिर होती है, जो संतुलित होती है, यानी कि जो अविचल है, यानी कि जिसमें जो है वो मतलब कि बार बार जो है वो विचलित नहीं होती है कोई चीज़, जो एक जगह पर टिकी रहती है, तो उसे हम स्टेडी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज मर्क्यूरियल नेचर मेक्स इट हार्ड टू प्रिडिक्ट हाउ ही विल रिएक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, तो मर्क्यूरियल है, यानी कि चंचल है। तो उसकी वजह से जो है वो किसी के भी लिए ये हार्ड हो जाता है कि वो कब कैसे रिएक्ट करेगा, ये पता करना जो है वो किसी के भी लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, तो मर्क्यूरियल है। वो कभी सैड भी हो सकता है, कभी हैप्पी भी हो सकता है, कभी रो भी सकता है, कभी गुस्सा भी कर सकता है। मतलब कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, तो मर्क्यूरियल है, स्टेबल नहीं है। तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि वो कैसे किस चीज़ पर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मर्क्यूरियल यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोफ्लिगेट। दोस्तों प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अपव्यय या फिर चरित्रहीन, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है जो पैसे या फिर रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करता है, बिना सोचे समझे खर्च कर देता है, तो उसे हम प्रोफ्लिगेट कहते हैं। या फिर ये जो इंसान होता है वो मॉरली भी केयरलेस होता है, यानी कि एक तरीके से जिसे हम बदतमीज़ कह सकते हैं, कैरेक्टरलेस कह सकते हैं, जिसमें मॉरल सेंस नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ को भी हम जो है वो मतलब कि इंसान के सेंस में अगर हम कहें तो उसे भी हम प्रोफ्लिगेट कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो यूजुअली नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी कि जब कोई लिमिट या फिर कंट्रोल फॉलो नहीं करता है, लिमिट के बाहर जाकर कोई चीज़ करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वो अधिक खर्च करना या फिर मॉरली केयरलेस होना, तो उसे हम प्रोफ्लिगेट कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है ज़्यादा वेस्टफुल या फिर मॉरली केयरलेस। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही इज़ अ प्रोफ्लिगेट स्पेंडर, यानी कि वो कैसा स्पेंडर है, तो बहुत ही, यानी कि मतलब वो पैसे बिना सोचे समझे उड़ा देता है। प्रोफ्लिगेट स्पेंडर का मतलब यहाँ पर है कि वो ऐसा खर्चिक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे उड़ा देता है, तो उसे हम प्रोफ्लिगेट स्पेंडर कह सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो है प्रोफ्लिगेट यूज़ ऑफ वाटर, यानी कि मतलब पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करना बिना सोचे समझे। या फिर हम कह सकते हैं हिज प्रोफ्लिगेट लाइफस्टाइल कॉज्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि उसकी केयरलेस और उसकी वेस्टफुल लाइफ की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। यानी कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, तो प्रोफ्लिगेट थी, यानी कि वो अपनी लाइफ के बारे में जो है वो बहुत ही केयरलेस था, साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा खर्च भी करता था। तो इस तरीके से आपको समझना है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है जो रिसोर्सेस या फिर वैल्यूज़ को कंट्रोल के बिना वेस्ट करता है, एक्स्ट्रा वेस्ट करता है, कुछ ओवर ही करता है, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोफ्लिगेट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट या फिर डिसोल्यूट डिसोल्यूट। तो दोस्तों वेस्टफुल का मतलब होता है जो चीज़ों को वेस्ट करता है, यानी कि जिसका नेचर है, मतलब कि जिसके नेचर में ये चीज़ है कि वो बहुत मतलब कि पैसा खर्च करेगा, चीज़ों को वेस्ट करेगा, केयरलेस रहेगा, तो वो होता है वेस्टफुल। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, स्पेशली पैसे जो होते हैं उसको उनको ज़्यादा खर्च करता है, पैसे उड़ाता है, तो उसे हम एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं। या फिर डिसोल्यूट। दोस्तों डिसोल्यूट का मतलब होता है एक तरीके से जैसे जिसे हम अय्याश व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर जो ज़िद्दी के सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है, यानी कि जो व्यक्ति ज़िद्दी है, जो लग्जरी पे खर्च करता है ज़्यादा, या फिर अय्याशी में ज़्यादा बिलीव करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम डिसोल्यूट कहेंगे। या फिर अब अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है थ्रिफ्टी, मॉरल या फिर वर्चुअस। अब दोस्तों अगर थ्रिफ्टी का मतलब जाने, तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है एक तरीके से जिसे हम कंजूस कह सकते हैं, या फिर मितव्ययी कह सकते हैं, किफ़ायती कह सकते हैं, यानी कि जो खर्चों को बहुत ही सावधान होकर, मतलब कि सोच समझकर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करता है किसी भी चीज़ में, या फिर खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम थ्रिफ्टी कह सकते हैं। मॉरल का तो मतलब सीधा सा मतलब है जिसमें मतलब कि मॉरल सेंस है, जो केयरलेस नहीं है, जो मॉरल्स को ध्यान में रखे हुए अपना काम करता है, तो वो मॉरल हो गया। या फिर वर्चुअस का मतलब होता है एक तरीके से गुणी व्यक्ति, जिसमें गुण है, तो वो हो गया वर्चुअस। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द किंग वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक मनी, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो किंग था, यानी कि जो राजा था, उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, उसकी जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा निंदा की, क्योंकि वो जो है वो मतलब कि लोगों की, यानी कि लोगों को जो संपत्ति थी, यानी कि जो लोगों का जो पब्लिक मनी था, उसको जो है वो प्रोफ्लिगेट तरीके से स्पेंड कर रहा था, मतलब कि उनको उड़ा रहा था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रोफ्लिगेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नार्क। दोस्तों इसे नार्क प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है चुगलखोर, यानी कि नार्क का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पुलिस को या फिर किसी अथॉरिटी को दे देता है, मतलब कि जिसे हम इन्फॉर्मर कह सकते हैं, या फिर मुखबिर भी हम कह सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ये जो वर्ड है वो थोड़ा नेगेटिव फील देता है, जैसे किसी ने अपने ही दोस्तों की, यानी कि किसी अपने ही व्यक्ति की कहीं पर जाकर कंप्लेंट कर दी हो, यानी कि किसी हायर पोजीशन पर जाकर कंप्लेंट कर दी हो, तो उसके लिए हम जो है वो नार्क का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में नार्क का मतलब होता है इन्फॉर्मर या फिर सीक्रेट बताने वाला। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी सिंपली मतलब कि और सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही एक्टेड लाइक अ नार्क, मतलब उसने जो है वो पुलिस को सीक्रेट बता दिया, यानी कि वो कैसे एक्ट कर रहा था, तो नार्क के जैसे एक्ट कर रहा था, जैसे कि वो सब कुछ बता देता है। डोंट बी अ नार्क, ये भी हम कह सकते हैं, मतलब कि कंप्लेन या फिर सीक्रेट को लीक मत करो। या फिर हम कह सकते हैं द गैंग सस्पेक्टेड अ नार्क अमॉन्ग देम, यानी कि मतलब उन्हें लगा, यानी कि गैंग को लगा कि किसी ने उनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है, कोई तो उनके गैंग में है जो मतलब कि एक नार्क की तरह काम कर रहा है, यानी कि उनकी स्पाइंग कर रहा है, यानी कि एक तरीके से उनकी जासूसी कर रहा है, किसी और को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में नार्क का मतलब होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मल। यूजुअली ये जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो सिनोनिम में हमारे पास है इन्फॉर्मर, स्निच या फिर स्पाई। अब दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मर का तो मतलब होता है जानकारी देने वाला, स्निच का मतलब होता है मुखबिर, यानी कि एक तरीके से इन्फॉर्मर ही हम इसे कह सकते हैं जो बातें बता देता है दूसरों को जाकर, तो वो होता है स्निच। और स्पाई का मतलब तो आपको पता होगा, स्पाई का मतलब होता है जासूस। अब दोस्तों वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है अकम्प्लाइज, अलाई या फिर सपोर्टर। दोस्तों अकम्प्लाइज का मतलब होता है साथी, यानी कि साथीदार जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है अकम्प्लाइज, यानी कि एक तरीके से पार्टनर हम कह सकते हैं। अलाई का मतलब होता है मित्र यानी कि दोस्त, और सपोर्टर का भी मतलब होता है समर्थक, जो आपको सपोर्ट करता है, आपकी सहायता करता है, तो उसे हम सपोर्टर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही वॉज कॉल्ड नार्क आफ्टर ही रिपोर्टेड हिज क्लासमेट्स टू द टीचर, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब उसने जो है वो अपने क्लासमेट्स के बारे में जो है वो टीचर को बता दिया, टीचर को कंप्लेन कर दी, यानी कि वो कुछ कर रहे होंगे, कोई गलती की होगी उन्होंने, या फिर क्लास में जो है वो शोर मचा रहे होंगे, तो किसी ने जाकर जो है वो टीचर को कंप्लेन कर दी कि सारे क्लासमेट्स के बारे में कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं उसने क्या किया कि उस बच्चे को, यानी कि उस स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो कंप्लेन करने गया था, उसे नार्क कहा, यानी कि नार्क कहा, यानी कि वो कैसा कहा उसने, तो जो यानी कि जो
जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं पे भी जाके बता देता है, यानी कि अपने से बड़ों को जाके बता देता है या फिर किसी जो अच्छे पोजीशन पे है जो बातें सुनता है तो उसको जाकर बता देता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, तो नार्क कह सकता है, जो नार्क कह सकते हैं जो किसी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी और को दे देता है, यानी कि बता देता है, जिसे हम इन्फॉर्मर कहते हैं या फिर सीक्रेट बताने वाला कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि नार्क यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेसेंस। दोस्तों नेसेंस का मतलब होता है उत्पत्ति या फिर आरंभ, यानी कि नेसेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होना, जब वो अभी मतलब कि पूरी तरीके से डेवलप ना हुई हो, मतलब कि पूरी तरीके से मतलब कि वो बनी ना है, बनी नहीं है, बस अभी स्टार्ट ही हुई है। तो उस स्टेज को, उस मतलब कि उस स्थिति को हम कह सकते हैं नेसेंस, यानी कि जो चीज़ अभी नई नई है, बिगिनिंग स्टेज में है, स्टार्ट हुई है। ये वर्ड जो है वो तब यूज़ होता है जब कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई मूवमेंट या फिर कोई फीलिंग जो है वो मतलब कि अभी नई नई है, पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई है, तो उसे हम नेसेंस कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में नेसेंस का मतलब होता है बिगिनिंग स्टेज या फिर जस्ट स्टार्टिंग। या फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि द नेसेंस ऑफ अ न्यू बिजनेस, मतलब कि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, इनिशियल स्टेज में है, यानी कि पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं नेसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब कि किसी दोस्ती की अभी बस शुरुआत हुई है, वो जो दोस्ती है वो पुरानी नहीं है, बस अभी अभी नई नई शुरू हुई है, तो वो भी होती है नेसेंस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में नेसेंस का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत का स्टेज, जब चीज़ अभी डेवलप होना स्टार्ट ही हुई है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, जो मतलब कि शुरुआती स्टेज में है, तो उसे हम कह सकते हैं नेसेंस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बर्थ, एमरजेंस या फिर ओरिजिन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है शुरुआती स्टेज, यानी कि तीनों वर्ड जो है वो शुरुआती स्टेज को दिखाते हैं। बर्थ यानी कि जन्म, एमरजेंस यानी कि किसी चीज़ का अभी अभी शुरू होना, ओरिजिन का भी मतलब होता है कोई चीज़ जो अभी मतलब कि बाहर आई है या फिर जिसे हम जन्म लेना कह सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से ओरिजिन, एमरजेंस या फिर बर्थ कहलाता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम में हमारे पास है एंड, कंक्लूजन या फिर टर्मिनेशन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है आखिरी का पॉइंट, यानी कि खत्म होने वाला पॉइंट, समाप्ति जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ एंड होने वाली है तो उसे हम एंड कहेंगे, यानी कि आखिर कहेंगे। कंक्लूजन यानी कि जो चीज़ समाप्त होने वाली है, और टर्मिनेशन भी मतलब होता है आखिरी वाला हिस्सा या फिर एंड पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे एंड, कंक्लूजन या फिर टर्मिनेशन। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द प्रोजेक्ट वॉज स्टिल इन नेसेंस, सो मेनी डिटेल्स वर नॉट येट फाइनलाइज्ड। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी नेसेंस है, नेसेंस है यानी कि अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज में है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप होने की स्टेज में है। और क्योंकि जो है वो अभी भी मतलब कि बहुत सारी डिटेल जो है वो अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अभी वो प्रोजेक्ट कैसा है, तो नया नया है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि नेसेंस यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अट्यून। दोस्तों अट्यून का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना या फिर किसी चीज़ में अनुकूल बनाना। यानी कि अट्यून का मतलब होता है खुद को किसी चीज़ के साथ एडजस्ट या फिर अलाइन कर लेना, ताकि आप उस सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, मूड के हिसाब से फिट हो सको। इसमें जो है वो एक तरीके से ट्यूनिंग का आइडिया होता है, जैसे कि हम रेडियो को जो है वो सही फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं, उसी तरीके से अपने आप को भी जो है वो किसी इन्वायरमेंट में, किसी सिचुएशन में या फिर मूड में सेट करने को हम कह सकते हैं अट्यून करना। यानी कि अट्यून करना का मतलब होता है खुद को एडजस्ट या फिर ट्यून कर लेना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ही अट्यून्ड हिमसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट, मतलब कि उसने नए एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट्स शुड बी अट्यून टू देयर चाइल्ड्स नीड्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स को जो है वो उनके बच्चों के फीलिंग्स को और नीड्स के हिसाब से जो है वो उन्हें समझ कर जो है वो उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए या फिर उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए। या फिर हम कहेंगे शी अट्यून्ड हर माइंड सेट फॉर सक्सेस, मतलब कि उसने अपनी सोच को सक्सेस के लिए रेडी कर लिया था, यानी कि सक्सेस के हिसाब से अपने दिमाग को जो है वो मतलब कि उसने फिट कर लिया था कि मुझे क्या करना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अट्यून का मतलब होता है खुद को किसी सिचुएशन या फिर मूड के साथ प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हार्मोनाइज, एडजस्ट या फिर अडॉप्ट। दोस्तों हार्मोनाइज का मतलब होता है एक तरीके से मेल खाना, यानी कि मिलता जुलता होना या फिर जिसमें घुल मिल जाना जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हार्मोनाइज करना कहेंगे। एडजस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। और एडप्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को, यानी कि अपने आप को किसी चीज़ में ढाल लेना एक तरीके से, यानी कि किसी चीज़ में फिट होने की कोशिश करना, तो उसे हम कह सकते हैं एडप्ट करना, यानी कि आदत में लाना, तो वो होता है एडप्ट। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है।
अब वही दोस्तों अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डिसरप्ट, मिसमैच या फिर डिस्टर्ब। दोस्तों डिसरप्ट का मतलब होता है एक तरीके से बाधित करना, किसी चीज़ में बाधा लाना, भंग करना, गड़बड़ करना, किसी चीज़ को नाकाम बनाना, नष्ट भ्रष्ट करना, तीतर बीतर करना, गड़बड़ी फैलाना। तो इन सारे सेंस में हम डिसरप्ट का यूज़ कर सकते हैं। मिसमैच का मतलब होता है जिसका कोई मैच नहीं होता है, यानी कि आप जिसमें मतलब कि एडजस्ट नहीं कर पाओ, यानी कि आपका और किसी और चीज़ का कोई मेल नहीं है, तो उसे हम मिसमैच कहेंगे। डिस्टर्ब का भी मतलब एक तरीके से यही होता है कि जिस चीज़ में आप जो है वो फिट ना हो पाओ, जो चीज़ आपको जो है वो परेशान करे, तो वो डिस्टर्ब होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी ट्राई टू अट्यून हर सेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट एट स्कूल, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि स्कूल का जो नया इन्वायरमेंट है उसमें जो है वो अपने आप को ढालने की कोशिश की, अपने आप को जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अट्यून यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फैडिश। दोस्तों फैडिश का मतलब होता है फैशन के पीछे भागने वाला, यानी कि फैडिश का मतलब होता है ऐसा जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेंड के लिए पॉपुलर हो जाता है और फिर जल्दी से आउटडेटेड हो जाता है। ये जो वर्ड है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, बस थोड़े टाइम के क्रेज़ की वजह से फेमस हो जाती है। यानी कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही जल्दी से ट्रेंड हो जाती है और बाद में उनका जो ट्रेंड है वो चला भी जाता है, यानी कि लोग उनको भूल भी जाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड वाली जो चीज़ें होती है उसे हम फैडिश कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो फैडिश फैशन हो सकता है, मतलब कि ऐसा फैशन जो कुछ महीनों तक चला और फिर आउट हो गया। या फिर फैडिश डाइट प्लान भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा डाइट प्लान जो सडनली पॉपुलर हो जाता है सब लोगों के बीच में और फिर थोड़े समय के बाद वो जो डाइट प्लान है वो फेल हो जाता है, मतलब कि इफेक्टिव नहीं रहता है। या फिर फैडिश ऐप हो सकता है, यानी कि ऐसा ऐप जो थोड़े टाइम के लिए वायरल वायरल हो चुका है, सब उसे यूज़ भी कर रहे हैं और बाद में जो है वो यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में फैडिश का मतलब होता है टेम्पररी ट्रेंड वाला जो जल्दी आता है और जल्दी ही चला जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्रेंडी, फैशनेबल या फिर क्रेज ड्रिवन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो चीज़ फैशन में है, जो चीज़ मतलब कि अभी चल रही है, ट्रेंड में है, जिससे रिलेटेड लोगों को बहुत ही क्रेज है, तो ऐसी चीज़ों को हम ट्रेंडी, फैशनेबल या फिर क्रेज ड्रिवन कह सकते हैं। एंटनी में हमारे पास है ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव या फिर अनफैशनेबल, यानी कि जो चीज़ें फैशनेबल नहीं है, अनफैशनेबल है, पुरानी है। कंजर्वेटिव या फिर ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुरानी है, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव या फिर अनफैशनेबल। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज फैडिश इंटरेस्ट इन न्यू गैजेट्स क्विकली फेडेड आफ्टर अ फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ हफ्तों के बाद जो उसका जो इंटरेस्ट था, यानी कि जो नए नए गैजेट्स लेना, उसको यूज़ करना, उसका जो ऐसा इंटरेस्ट था वो कुछ हफ्तों में ही जो है वो मतलब कि फेड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फैडिश यानी क्या होता है और किस तरह आपको यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है एब्रिविएट। दोस्तों एब्रिविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना किसी चीज़ को, यानी कि एब्रिविएट का मतलब होता है किसी वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलना, मतलब पूरा शब्द ना लिखकर उसका छोटा वर्जन यूज़ करना ताकि टाइम और स्पेस जो है वो दोनों बचे। यानी कि एब्रिविएट का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म बना देना। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो हम जो है वो डॉक्टर को DOCTOR लिखने के बजाय DR डॉट लिखते हैं, मतलब कि उससे हमें समझ आ जाता है कि ये डॉक्टर है। मतलब कि डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो DR होता है। या फिर हम एटसेट्रा को जो है वो ETC करके लिखते हैं, मतलब कि पूरा फ्रेज हमने क्या कर दिया है, तो शॉर्ट कर दिया है। या फिर हम प्लीज़ को जो है वो चैट्स में हम PLS लिख सकते हैं, PLZZZ लिखते हैं। तो मतलब कि वर्ड को हमने क्या कर दिया है, तो शॉर्ट कर दिया है। यानी कि एब्रिविएट का मतलब होता है किसी वर्ड को छोटा करके लिखना या फिर किसी वर्ड को छोटा करके बोलना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है शॉर्टन, कंडेंस या फिर ट्रंकेट। दोस्तों शॉर्टन या फिर कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। ट्रंकेट का मतलब होता है एक तरीके से काटना, छटनी करना जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है ट्रंकेट, यानी कि किसी चीज़ को छाटना, काटना। तो उस सेंस में हम जो है वो शॉर्टन, कंडेंस या फिर ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। वही एंटनी में आए तो एंटनी में हमारे पास है लेंथन, एक्सपैंड या फिर एलैबोरेट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो लंबा करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि ऊपर ले जाना। तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंथन करना कहेंगे, एक्सपैंड करना कहेंगे, बड़ा बनाना कहेंगे, एलैबोरेट करना कहेंगे, यानी कि ब्रीफ में बहुत ही बड़ा बनाना, तो उसे हम कहेंगे लेंथन, एक्सपैंड या फिर एलैबोरेट। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है प्लीज एब्रिवेट योर आंसर टू फिट विद इन द वर्ड लिमिट, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप जो है वो आपके आंसर को जो है वो एब्रीवेट करो, यानी कि थोड़ा शॉर्ट करो ताकि वो वर्ड लिमिट में फिट हो सके, यानी कि जितनी वर्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है उतनी वर्ड लिमिट में वो आ सके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एब्रिविएट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है फलेशियस। दोस्तों फलेशियस का मतलब होता है भ्रामक या फिर गलत, यानी कि फलेशियस का मतलब होता है ऐसा आइडिया, ऐसा लॉजिक या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो देखने में तो आपको सही लगता है, सुनने में तो सही लगता है, लेकिन एक्चुअली गलत होता है। मतलब कि रीजनिंग में मिस्टेक होती है लेकिन सुनने में कन्विंसिंग लगता है। ये जो वर्ड है वो गलत या फिर मिसलीडिंग लॉजिक के लिए यूज होता है। जैसे कि फलेशियस का मतलब होता है जो लॉजिकली कोई चीज गलत है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो हम कह सकते हैं कि दैट आर्ग्यूमेंट वॉज फलेशियस, मतलब कि उसकी बात सुनने में तो स्ट्रांग थी, सही लग रही थी, लेकिन लॉजिक अगर देखा जाए तो गलत था। या फिर हम कहेंगे इट्स फलेशियस टू थिंक मनी अलोन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यानी कि मतलब ये जो सोच है वो लॉजिकली वीक है, लॉजिकली गलत है। यानी कि हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो पाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, पैसों से हम जो है वो हैप्पीनेस पा सकते हैं, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अदर चीज़ें होती है जिसके लिए हमें हैप्पीनेस, मतलब कि जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। पैसा अकेला हैप्पीनेस नहीं ला सकता। या फिर हम कहेंगे ही मेड अ फलेशियस क्लेम, मतलब कि उसने ऐसा दावा किया जो सच पर बेस्ड नहीं था, यानी कि झूठ था, गलत था। यानी कि फलेशियस का मतलब होता है जो रीजनिंग में गलत हो पर ऊपर से हमें क्या लगता है तो सही लगता है, सुनने में सही लगता है, देखने में सही लगता है, लेकिन जब आप अगर सोचते हो उस चीज़ के बारे में तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ जो है वो गलत है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मिसलीडिंग, डिसेप्टिव या फिर इलॉजिकल। दोस्तों मिसलीडिंग का मतलब होता है ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपको गुमराह करती है। डिसेप्टिव का मतलब है जो आपको धोखा देती है। और इलॉजिकल का मतलब होता है जिनमें लॉजिक नहीं होता है, जिनमें कोई तर्क नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे इलॉजिकल। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है वैलिड, लॉजिकल या फिर साउंड, यानी कि जो चीज़ें सही होती है, लॉजिकल होती है, जिसमें तर्क होता है, फैक्ट होता है, जिसमें सच्चाई होती है, तो उसे हम वैलिड कह सकते हैं, लॉजिकल कह सकते हैं, साउंड भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज आर्ग्यूमेंट वॉज फलेशियस बिकॉज इट इग्नोर्ड इंपॉर्टेंट एविडेंस, यानी कि उसका जो आर्ग्यूमेंट था, उसकी जो बातें थी वो फलेशियस थी, यानी कि गलत थी, क्योंकि उसने जो है वो सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस, यानी कि जो सारे मतलब कि बहुत ही ज़रूरी जो सबूत थे वो सारे उसने मिस कर दिए, यानी कि इग्नोर कर दिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फलेशियस यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है ग्लट। दोस्तों ग्लट का मतलब होता है अधिकता या फिर भरमार, यानी कि ग्लट का मतलब होता है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा हो जाना कि वो चीज़ डिमांड से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब कि सप्लाई का इतना बढ़ जाए कि वो एक्स्ट्रा रह जाए, जो चीज़ है वो बचने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्लट कहेंगे। मतलब कि यूजुअली मार्केट या फिर क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड है वो यूज़ होता है जब जो कोई चीज़ है वो भारी मात्रा में अवेलेबल होती है, ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में अवेलेबल होती है, तो उसे हम कहते हैं ग्लट, यानी कि किसी चीज़ की अधिकता होना, किसी चीज़ की भरमार होना। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर इज़ अ ग्लट ऑफ टोमेटोज इन द मार्केट, यानी कि मतलब टमाटर इतने ज़्यादा आ गए थे कि सब बिक नहीं पा रहे थे, यानी कि मार्केट में क्या था तो टोमेटोज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अधिक मात्रा में थे। या फिर हम कह सकते हैं द शॉप फेस्ड अ ग्लट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि स्टॉक में इतने ज़्यादा थे प्रोडक्ट्स की स्पेस कम पड़ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ग्लट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में होना या फिर ओवर सप्लाई होना। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है सरप्लस, एक्सफ्लो, यानी कि इन तीनों का मतलब होता है चीज़ें भारी मात्रा में होना। सरप्लस का मतलब होता है बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा होना, ओवरफ्लो का भी मतलब होता है कोई चीज़ भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होना। एंटोनी में हमारे पास है शॉर्टेज, स्कार्सिटी या फिर डेफिसिट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ की कमतरता होना, किसी चीज़ की कटौती होना, कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होना, तो उसे हम कह सकते हैं शॉर्टेज होना, स्कार्सिटी होना या फिर डेफिसिट होना। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर वाज अ ग्लट ऑफ मैंगोज इन द मार्केट ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि गर्मियों के सीजन के दौरान, यानी कि समर सीजन में जो है वो मतलब कि मैंगोज जो है वो मतलब कि मार्केट में भारी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, यानी कि ग्लट ऑफ मैंगोज, यानी कि मैंगोज जो है वो मार्केट में इतने ज़्यादा भारी मात्रा में अवेलेबल होते हैं कि वो पूरी तरीके से बिक भी नहीं पाते। यानी कि क्या होता है तो मार्केट में मैंगोज की भरमार आ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ग्लट यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।